हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली चैप्टर नंबर चल रहा है 5 सरफेस केमिस्ट्री, अबाउट टू एंड होने वाला है। एंड आज हम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है पर काफी ज्यादा बार पूछा जाता है और काफी ज्यादा बच्चों का डाउट रह जाता है मन में कि सर ये चीज एक ऐसी है जो डेफिनेशन समझ नहीं आ रही, बिकॉज ये डेफिनेशन है ही बड़ी कंफ्यूजिंग। तो मूव करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ही ज्यादा कंफ्लिक्टिंग माना जाता है, जिसका नाम है गोल्ड नंबर। फाइन, टॉपिक बहुत ही छोटा सा है पर समझने वाली चीज है। गोल्ड नंबर की अगर हम डायरेक्टली डेफिनेशन करेंगे तो डेफिनेटली वही हाल होने वाला है जो मैक्सिमम बच्चों का आपसे पहले सालों में भी हो चुका है। सो उससे पहले हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, देन हम इसका डेफिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें चीज समझने की जरूरत है वो है प्रोटेक्टिव सोल्स। फाइन, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। मैं दो टेस्ट ट्यूब्स लेता हूं, ठीक है ना। सपोज यहां पे कोई सोल्यूशन है, ठीक है ना, एंड यहां पे कोई सोल्यूशन है। दिस इज लायोफिलिक सोल एंड दिस इज लायोफोबिक सोल। फाइन, अब सिंपल सा कंसेप्ट समझिएगा। लायोफिलिक क्या है? जो बेसिकली सॉल्वेंट लविंग है, यानी कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो सॉल्वेंट के अंदर रहना चाहते हैं। फाइन, क्योंकि उनके उनकी उनके प्रति अफेक्शन है। फाइन, एंड दूसरी बात आपने क्या देखी थी कि सपोज मान लीजिए एक लायोफिलिक पार्टिकल है, तो इसके आजू बाजू क्या है? पानी के मॉलिक्यूल्स इसे आगे पकड़ लेते हैं, जिसके कारण दिस सिस्टम इज स्टेबल। फाइन, तो लायोफिलिक क्या होता है? बेसिकली स्टेबल सिस्टम होता है, ठीक है ना। पर लायोफोबिक क्या सिस्टम होता है? लायोफोबिक में ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी इस सॉल्वेंट के प्रति कोई अफिनिटी नहीं है, कोई प्यार नहीं है। ये एक्चुअली में यहाँ रहना ही नहीं चाहते, ठीक है ना। रहना ही नहीं चाहते तो अल्टीमेटली क्या होगा? अगर ये रहना नहीं चाहते तो ये नीचे बैठना चाहते हैं, एंड नीचे बैठने के इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोएगुलेशन। फाइन, अपने पिछले ही लेक्चर में हम लोगों ने कोएगुलेशन के बारे में बात करी थी। एंड सबसे ज्यादा जबरदस्त कंसेप्ट उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम यहां और यहां सपोज इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला। फाइन, यहां मैं एक लायोफोबिक सोल लेता हूं, सपोज FeOH थ्राइस। इसके आजू बाजू क्या था? Fe+3 था। कोई दिक्कत? एंड ये तो सपोज बेसिकली क्या है? ये तो स्टार्च वगैरह चीज है ना, जो कि बेसिकली नेचर में क्या होती है? लायोफिलिक। अब आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डाला, सपोज के इलेक्ट्रोलाइट डाला, यहां तो के कुछ भी नहीं कर सकता, पर यहां क्या करेगा? यहां के का जो I माइनस है, ये I माइनस अल्टीमेटली Fe+3 को हटा देगा। अगर वो Fe+3 को हटा देगा तो FeOH थ्राइस नीचे बैठ जाएगा। ये हमने अपने पिछले लेक्चर में कोएगुलेशन में समझा था कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लायोफोबिक सोल्स की कोएगुलेशन करा देता है। अगर हम कोई बाहर से इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे उसमें से ऑपोजिटली चार्ज पार्टिकल जो है, जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव सोल है तो नेगेटिवली चार्ज आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट उन दोनों को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। अल्टीमेटली सोल क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठने के इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? कोएगुलेशन। यानी कि बड़ा सिंपल सा फैक्ट है कि लायोफोबिक हो सकते हैं कोएगुलेट, जबकि लायोफिलिक कोएगुलेट नहीं होते हैं। क्यों कोएगुलेट नहीं होते? बिकॉज ये सॉल्वेंट के अंदर रहना चाहते हैं। दे आर सराउंडेड बाय वाटर। ये तो पानी को प्यार करते हैं, पानी द्वारा अफेक्टेड है, पानी के प्रति इनकी अफिनिटी है, ये तो उसमें रहना चाहते हैं। क्लियर? अब सपोज हम इसको यानी कि लायोफोबिक को नीचे बैठने से बचाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम इस चीज को इसके अंदर डालेंगे। लायोफिलिक को लायोफोबिक के अंदर डालना, जिसके कारण क्या होगा कि लायोफोबिक के ऊपर लायोफिलिक
अपनी सराउंडिंग कर लेगा। लायोफोबिक के ऊपर लायोफिलिक सराउंड होके लग जाएगा, जिसके कारण लायोफिलिक अब सॉल्यूशन में रहना चाहता है। ये चीज हम इसके अंदर डाल दें सच दैट अब ये स्टेबल रहे और कोएगुलेशन ना हो। इस चीज को बोला जाता है प्रोटेक्टिव सोल्स, बिकॉज ये लोग इसके लिए क्या है, एक प्रोटेक्शन की तरह काम कर रहे हैं, उसे नीचे बैठने से रोक रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट होने से रोक रहे हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इसको, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें से जो I- है वो Fe+3 को हटा सकता है, इसे नीचे बिठा सकता है। हमें इसे बचा के रखना है, हमें इसे सोल्यूशन में बचा के रखना है, नीचे नहीं बैठने देना है। तो हम क्या करें, ऐसा क्या करें कि ये नीचे ना बैठे? तो हम क्या करेंगे, हम इस सॉल्यूशन को जो सॉल्वेंट में रहना चाहता है इसको उठा के यहां ले आएंगे इसके अंदर। फाइन। तो लायोफिलिक जो है वो फोबिक के अराउंड आके लग जाएगा। अब फिलिक तो सॉल्यूशन में रहना चाहता था, फिलिक तो एक सॉल्यूशन में रहना चाहता है, अल्टीमेटली फोबिक भी सॉल्यूशन में रह लेगा। इज दैट थिंग क्लियर? इसका मतलब लायोफिलिक will act as a protective soul for लायोफोबिक। लायोफोबिक को बचाने के काम आता है लायोफिलिक, एंड इसी चीज को एक्सप्रेस किया जाता है गोल्ड नंबर से। दिस थिंग इज एक्सप्रेस्ड बाय गोल्ड नंबर। कोई दिक्कत? लेट्स हैव इट कि गोल्ड नंबर क्या चीज है, देखते हैं डेफिनेशन से। सो डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे पास गोल्ड नंबर की, अच्छी खासी डेफिनेशन है, ठीक है ना। आप पहले डेफिनेशन उतार लीजिए, मैं समझाता हूं इसको। ये जो बंदा है भाई, इसने बनाया गोल्ड नंबर को, इसने टर्म किया है गोल्ड नंबर को, ठीक है ना, विच इज डिफाइंड एज गोल्ड नंबर। ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। So it is defined as the minimum amount of the protective colloid, प्रोटेक्टिव कोलाइड का मिनिमम अमाउंट, ठीक है ना। हम दो चीजें बना लेते हैं, कौन कौन सी? ये है हमारे पास लायोफोबिक, ठीक है ना। लायोफोबिक एक ऐसी चीज है जो नीचे बैठ सकती है, हमें उसे बचाना है, ठीक है ना। ये रहा भाई, लायोफोबिक में बेसिकली क्या है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, दिस इज FeOH थ्राइस है, एंड इसके आजू बाजू क्या है, Fe+3। फाइन। बाहर से आया इलेक्ट्रोलाइट, इसे कोएगुलेट करा सकता है, पर अभी आया नहीं है। अगर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो ये कोएगुलेट कर सकता है। हमें ये जो लायोफिलिक है इसको डाल के इसे बचाना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत? सो which is the minimum amount of the protective colloid in milligram when added to 10 ml of a standard सोल ऑफ गोल्ड। यानी कि जैसे हम हर चीज का रेफरेंस बना देते हैं ना, मतलब मेजर करने का सेंटीमीटर, तो हम कह देते हैं कि इतने सेंटीमीटर बड़ी चीज है ये, ठीक है ना। या जैसे दूरी निकालनी है किसी चीज की तो हम किलोमीटर्स में बताते हैं कि यार ये उस जगह से 20 किलोमीटर दूर है, या 50 किलोमीटर दूर है, या 500 किलोमीटर दूर है। वैसे ही यहां जो रेफरेंस बनाया गया है वो है गोल्ड सोल का रेफरेंस। यहां जो रेफरेंस बनाया गया वो है गोल्ड सोल का, यानी कि फॉर अ टाइम हम मान लेते हैं कि लायोफोबिक जो सोल है वो किसका सोल है, AU का सोल है। टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, वो तो हमें पहले क्लियर ही है, FeOH थ्राइस को ऊपर से इलेक्ट्रोलाइट नीचे बिठा सकता था, हमने लायोफिलिक डाल के उसे बचा लिया, दिस इज प्रोटेक्टिव। अब गोल्ड नंबर को समझने के लिए हमने इसे क्या बना लिया, AU, बिकॉज स्टैंडर्ड ये है, ठीक है ना। तो AU का सोल नेचर में क्या होता है, नेगेटिव कोलाइडल सोल होता है, हमें पता है, ठीक है ना। फाइन। तो कुछ भी अगर प्लस का इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो वो इसे नीचे बिठा सकता है। इज दैट थिंग क्लियर? कोई दिक्कत याद है किसी को AU का सोल को कहां बनाया था हमने? ब्रीडिग-आर्क मेथड में बनाया था, डिस्पर्जन मेथड्स में बनाया था, ब्रीडिग-आर्क मेथड में, बिल्कुल बिल्कुल। फाइन। तो चलते हैं इसको। सो 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड का सोल्यूशन, यानी कि ये एक 10 ml सोल्यूशन है, ये भी फिक्स होगा, सब कुछ फिक्स है। साइंटिफिकली डेफिनेशन में सारी की सारी वैल्यूज फिक्स हैं।
ठीक है ना। तो 10 ml का गोल्ड का सोल्यूशन है जो कोएगुलेट हो सकता है, कैसे? ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl, यानी कि अगर 1 ml का 10% NaCl डालते हैं, अगर 1 ml का 10% NaCl, इसका मतलब समझते हो ना, अगर 100 ग्राम का सोल्यूशन है तो उसमें 10 ग्राम NaCl है। एंड ऐसे सोल्यूशन का, जो आपने एक सोल्यूशन बना रखा है एक वेसल के अंदर जिसमें 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर सिर्फ 10 ग्राम NaCl है, ऐसे सोल्यूशन का 1 ml उठा के अगर आप यहां डाल दो ना तो 10 ml का गोल्ड का सोल्यूशन कोएगुलेट हो जाता है। ये फिक्स है, मतलब 10 ml का गोल्ड का सोल्यूशन कोएगुलेट हो जाता है अगर आप इस सोल्यूशन का 1 ml निकाल के इसके अंदर डाल दो। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, इसकी कितनी अमाउंट डालूं, इसकी कितनी अमाउंट डालूं कि अब ये काम करना बंद कर जाए। याद करिए हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रोलाइट डाला के काम ना करे, हम इधर से कितना ये सोल्यूशन डालें कि के को काम ना करने दे, वैसे ही इसका कितना अमाउंट इसके अंदर डालूं सच दैट ये जो बंदे हैं 10% ऑफ NaCl सोल्यूशन जो है वो काम ना करे, गोल्ड को कोएगुलेट ना होना पड़े, नीचे ना बैठना पड़े, दैट इज नोन एज, दैट अमाउंट इज नोन एज गोल्ड नंबर। कोई दिक्कत? दैट मिनिमम अमाउंट इज नोन एज गोल्ड नंबर। अब दोबारा से समझते हैं इसको। द मिनिमम अमाउंट ऑफ द प्रोटेक्टिव सोल कौन है? ये बंदा है, इसकी मिनिमम अमाउंट, ये प्रोटेक्टिव बंदा है ना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ दिस इन मिलीग्राम्स, डेफिनेटली ये मिलीग्राम्स है, बहुत छोटी वैल्यू है। व्हेन एडेड टू 10 ml ऑफ अ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्यूशन, ये 10 ml का गोल्ड सॉल्यूशन है, उसको बचाना है कैसे? ऑन एडिशन ऑफ 1 ml ऑफ 10% NaCl, 10% NaCl का अगर 1 ml हम इसके अंदर डालते हैं तो गोल्ड बैठ जाता है नीचे, हमें वो नहीं होने देना है। 10 ml के गोल्ड के सॉल्यूशन के अंदर अगर 1 ml ऑफ 10% NaCl डालते हैं तो Au का सोल नीचे बैठ जाता है, हमें वो नहीं होने देना है। कैसे नहीं होने देना है? हम यहां से कुछ डालेंगे जिसके कारण लायोफिलिक इसको अपना काम नहीं करने देगा, बिकॉज लायोफिलिक इसके अराउंड एक बाउंड्री बना लेगा जो कि इसे सॉल्वेंट के अंदर रिटेन करके रखेगा, एंड दैट अमाउंट इज नोन एज गोल्ड नंबर। इस अमाउंट को क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर। अब बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे हमने कोएगुलेशन वैल्यू में किया था, मिनिमम अमाउंट जितनी ये कम होगी, देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, मैं दो केस ही ले लेता हूं, ए केस ले लेता हूं, बी केस ले लेता हूं। पहले केस में तो मैंने ये जो चीज है ये 10 मिलीग्राम डाली, एंड दूसरे केस में मैंने ये 1 मिलीग्राम डाली। पहले केस में मैंने ये वाली चीज जो है वो 10 मिलीग्राम डाली तो जाके हम कोएगुलेशन को बचा सके, एंड दूसरे केस में ये कोई और सोल्यूशन बी था एंड इसका 1 मिलीग्राम डाला और हमने ये कोएगुलेशन बचा लिया। कब हम ज्यादा अच्छे रहे, कब प्रोडक्टिव सोल ज्यादा अच्छा था? डेफिनेटली 1 मिलीग्राम के केस में, क्योंकि जितनी कम अमाउंट लगी हमें उतना ज्यादा फायदा है, ठीक है ना। जितनी कम अमाउंट लगी यानी कि उल्टा काम है भाई, नाम तो गोल्ड नंबर है तो जितना सोना है उतना घटिया काम है। यहां गोल्ड नंबर कितना है? 10, यहां गोल्ड नंबर कितना है? 1 मिलीग्राम। कितना अमाउंट डालूं सच दैट इस Au को नीचे बैठने से बचा लूं, ठीक है ना। तो जितना कम अमाउंट डालूंगा उतना ज्यादा अच्छा है, जितना कम अमाउंट डालूंगा उतना ज्यादा अच्छा है, यानी कि दिस इज बेटर प्रोटेक्टिव सोल। तो मैं यहां पे एक बात लिख सकता हूं, यहां पे हम लोग एक बात लिख सकते हैं कि प्रोटेक्टिंग पावर इनवर्सली रिलेशन होती है गोल्ड नंबर। प्रोटेक्टिंग पावर जो है वो इनवर्सली रिलेटेड टू है गोल्ड नंबर। जितना ज्यादा बड़ा गोल्ड नंबर होगा, देखो ये ज्यादा बड़ा गोल्ड नंबर है, गोल्ड नंबर मतलब कितनी अमाउंट डाली है, जितनी ज्यादा अमाउंट डालोगे तो उतना घटिया काम है भाई, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना प्रोडक्टिव पावर क्या है? कम। एंड जितने कम वैल्यू में सर गया, यहाँ पे 1 मिलीग्राम से हमारा काम हो गया, इसका मतलब जितनी कम वैल्यू होगी उतनी पावर आपकी क्या है? तगड़ी। कोई दिक्कत? समझ आ गया गोल्ड नंबर? एक सेकेंड में ब्रीफ करता हूं। देखो गोल्ड का 10 ml का सोल्यूशन है जो कि ये डालने से नीचे बैठ जाता है, हम इसकी कितनी अमाउंट डालें कि ये अपना काम ना करे और ये बंदा नीचे ना बैठे, दैट अमाउंट इज नोन एज गोल्ड नंबर। और जितनी ये कम होगी उतना ज्यादा अच्छा है, कोई भी दिक्कत? फाइन।
So our next topic is so next we have a question on gold number. बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है. गोल्ड नंबर ऑफ सम कोलाइड्स आर. जेलेटिन का गोल्ड नंबर दिया हुआ. देखो वैसे यहाँ पे मेंशन तो नहीं किया हुआ पर मैं बता दूं ये मिलीमोल्स में वैल्यू दी हुई है. दिस इज मिलीमोल्स में वैल्यू दी हुई है 0.005 से लेके 0.01 तक. मतलब इतना सॉल्यूशन डालना पड़ता है सो दैट 10 ml के गोल्ड सॉल्यूशन को कोलाइड होने से और कोएगुलेट होने से बचाया जा सके. ठीक है ना. ये दिया हुआ है गम एराबिक का दिया हुआ है, ओलिएट का दिया हुआ है, स्टार्च का दिया हुआ है. तो बात समझिए कि स्टार्च का वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बड़ा वैल्यू है. दिस इज जेलेटिन. सो पूछा गया व्हिच अमंग द दीज इज बेटर प्रोटेक्टिव कोलाइड. बड़ी सिंपल सी बात है. बेटर कौन है? जिसकी अमाउंट कम लगी है. अभी अभी हमने बात करी थी जो कम अमाउंट लगी है वो बेटर प्रोटेक्टिव कोलाइड है. तो यहाँ पे देखिए किसकी अमाउंट सबसे कम है 15 0.05. तो ये हमारे पास क्या आ गया है? जेलेटिन आंसर आ गया है. ठीक है ना. एंड एक बात समझिए स्टार्च की बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, यानी कि उसी 10 ml के गोल्ड सॉल्यूशन को बचाने के लिए जहां जेलेटिन सिर्फ 0.05 चाहिए होता है वहां स्टार्च तकरीबन 15 मिलीमोल्स चाहिए होते हैं. ठीक है ना. इतना घटिया है स्टार्च एज कंपेरेटिव टू जेलेटिन. जेलेटिन का सिर्फ 0.005 मिलीमोल चाहिए जबकि स्टार्च का 15 मिलीमोल रिक्वायर्ड होता है. इज दैट थिंग क्लियर? तो जितनी कम वैल्यू उतना ज्यादा अच्छा होता है हमारा प्रोडक्टिव सोल. सो बेटर प्रोडक्टिव सोल बताना था. दैट कम्स आउट टू बी द मिनिमम वैल्यू पर्सन दैट इज जेलेटिन. कोई दिक्कत? सो ये होता है कोलाइडल समाप्त. एंड यहाँ पे हम कुछ एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स पढ़ लेते हैं. कहां हमें कोलाइडल के एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं. वी आर जस्ट लेफ्ट विद द लास्ट टॉपिक दैट इज इमल्शंस व्हिच वी विल डू टुमारो. कोई दिक्कत? फाइन. हम एप्लीकेशंस देख लेते हैं एक बार के लिए जल्दी से. लेट्स हैव इट. सो नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स. देखो वैसे तो एप्लीकेशंस का कोई एंड नहीं है, कितनी ज्यादा एप्लीकेशन है. फिर भी सम ऑफ द टिपिकल जो कुछ देखने को बहुत ज्यादा मिलती हैं मैं उनको उठा के लाया हूँ कोलाइड्स में. वैसे आप कहीं से भी ढूंढ के इसे लिख सकते हैं. ठीक है ना. जितनी बुक्स उठाओगे उतनी ज्यादा एप्लीकेशंस अलग अलग देखने को मिल सकती हैं. ठीक है ना. फाइन. फिर भी कुछ कॉमन सी एप्लीकेशन मैंने उठाई. जैसे सबसे पहला है इन मेडिसिन. ठीक है ना. जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया स्टमक डिसऑर्डर के काम आता है. एग्रोसॉल बेसिकली ये एक सिल्वर का सोल होता है. ठीक है ना. जो एज अ आई लोशन काम आता है. तो जहां भी हमें वेरिएशंस में बहुत ज्यादा कोलाइडल सोल्स देखने को मिलते हैं. कोलाइड से मिलके ही बहुत सारी मेडिसिन बनी हुई हैं. क्लियर. देन स्मोक प्रेसिपिटेटर. ये मैं बताता हूँ एक्चुअली में क्या फंडा होता है. सपोज देखो स्मोक प्रेसिपिटेटर का एक्चुअली में मतलब पता है क्या है कि बहुत चिमनियों जब बहुत ज्यादा बड़ी फैक्ट्रीज हैं जो उनकी जो चिमनीज है. ठीक है ना. वहां से जब पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं तो चिमनी के यहां पे आप एक ऐसी चीज लगा दीजिए जो अल्टीमेटली कोएगुलेशन कराने के काम आता है. तो होगा क्या जब फैक्ट्री से जो स्मोक जा रही है इसमें जो भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो जब इसके टच में आ जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? कोएगुलेशन हो जाएगा. कोएगुलेशन होने से वो बैठ जाएंगे. इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि चार्ज पार्टिकल्स सराउंडिंग में एक तरह का पॉल्यूटेंट है उसे नहीं फैलने देंगे. ये चार्ज पार्टिकल एटमॉस्फेयर के लिए एक पॉल्यूटेंट है वो नहीं फैलेगा. तो हमें चाहिए कि बेसिकली फैक्ट्रीज के ऊपर आपने देखा होगा बहुत बार ऐसी एक चीज सी लगी हुई होती है. ठीक है ना. एक अलग सा डिवाइस लगा होता है. वो मतलब डिवाइस एक्चुअली में सिर्फ क्या है कि इलेक्ट्रिक वायर ही है. एक्चुअली में ये जो कंसेप्ट फॉलो हो रहा है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस का हो रहा है. कौन सा कंसेप्ट फॉलो हो रहा है? इलेक्ट्रोफोरेसिस का. यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी जाती है. एक रॉड की तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी जाती है. तो यहाँ से चार्ज पार्टिकल ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड के पास जाके क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा, बैठ जाएगा. देन अल्टीमेटली चार्ज पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में नहीं फैलेंगे. ठीक है ना. तो वहां हमें चिमनीज के ऊपर ये देखने को मिलता है. नेक्स्ट सीवेज डिस्पोजल. देखो जो बेसिकली हमारा सीवरेज डिस्पोज हो रहा है. ठीक है ना. उसमें भी हमें ये चीज देखने को मिलती है कि कुछ चार्ज पार्टिकल जो मतलब बेसिकली उसके अंदर क्या है बहुत ही कह सकता हूं कि चार्ज पार्टिकल्स के भी डिस्पोजल्स हैं. ठीक है ना. उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम बेसिकली वहां पे इस तरीके का फंडा यूज करते हैं. ठीक है ना.
देन फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास, ये बड़ा तगड़ा मेथड है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, देखो रिवर के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड सी के अंदर, समुद्र के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, हम बोलते हैं सोडियम, सोडियम का आयन, मैग्नीशियम का आयन, कैल्शियम का आयन। सो बेसिकली सी के पानी के अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड रिवर के अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जब रिवर सी से मिलता है तभी बोला जाता है डेल्टास का फॉर्मेशन होता है, मारूथल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव को जब मिलता है तो म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन होता है। याद होगा आपको, कोएगुलेशन में पढ़ा था, एक नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल, एक पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल जब मिलेंगे तो म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन होगा, अल्टीमेटली बैठ जाएंगे। एंड वो सारे का सारा जब बैठ गया, सारे का सारा पार्टिकल इकट्ठा हो गया, तो वहां पे क्या हो जाता है, डेल्टा फॉर्मेशन। डेल्टा का मतलब पता है ना, बड़े बड़े समुद्रों में बीच में एक मारूथल बना होता है, वो क्या होता है, डेल्टा। क्लियर। तो रिवर के पानी के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, समुद्र के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जब ये दोनों मिलते हैं तब डेल्टा बनता है, बिकॉज म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन होता है। यहां कंसेप्ट फॉलो होता है म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन का, ठीक है ना। एंड देन आर्टिफिशियल रेन, ये बड़ा तगड़ा कंसेप्ट है यार, ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा कंसेप्ट है। आर्टिफिशियल रेन मतलब बनावटी बारिश, ठीक है ना। ये वो मूवीज वाली नहीं है, ठीक है ना, कि भाई साइड पे पाइप लेके खड़े हो गए, वो वाली नहीं है। ये आर्टिफिशियल रेन में बेसिकली कोलाइडल कैसे काम करता है, समझिए। एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल को इवेपोरेट कराया जाता है, एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल के कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कराया जाता है, इवेपोरेट। तो इवेपोरेट करके बेसिकली उसके बना दिए बादल। अब सपोज यहां पे हमने क्या किया कि बादल बना दिए पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के, फाइन, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के हमने बादल बना दिए, फाइन। आप में से बहुत लोग प्लेन में गए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि भाई जो बादल है वो नीचे होते हैं, ठीक है ना, और हम प्लेन से ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, कुछ ज्यादा ही ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि किसी ना किसी व्हीकल की हेल्प से हम बादल के ऊपर पहुंच जाते हैं, एंड देन इलेक्ट्रोलाइट फेंका जाता है, ठीक है ना। वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हटा देगा। इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को जब वो हटा देगा तो कोएगुलेशन होगी, ये चीज नीचे आ जाएगी, एंड नीचे आके क्या करेगी, बारिश। तो बेसिकली हमने क्या किया, पानी का एक सोल्यूशन लिया, बड़ा सिंपल सा फंडा देखो, पानी का एक सोल्यूशन लिया, उसमें पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल डाला, ठीक है ना, एंड देन उसे इवेपोरेट करा दिया, उसके बादल बन गए। देन हमने एक इलेक्ट्रोलाइट डाला, वो इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव आयन है, इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव आयन है वो इस पॉजिटिव को कर देगा न्यूट्रलाइज, अल्टीमेटली बाकी सारा पानी क्या आ गया, नीचे, देन डन। अगर वो पानी सारा नीचे आ गया तो आर्टिफिशियल रेन हो गई, कोई दिक्कत। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल रेन। डिसइंफेक्टेंट्स या डेटोल जैसे बहुत सारे इमल्शंस हैं जो कोलाइडल का ही पार्ट है, ठीक है ना। इमल्शन इज अ पार्ट ऑफ कोलाइड, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ये सब डिटोल वगैरह जितने भी हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं, ये सारे क्या हैं, इमल्शंस का ही तो पार्ट है, कोई दिक्कत, फाइन। तो इमल्शंस हम करेंगे अपना आखिरी लेक्चर में, क्योंकि इमल्शंस आखिरी टॉपिक है, ठीक है ना। एप्लीकेशंस और भी बहुत सारे, जितने मर्जी पढ़े जा सकते हैं, जितनी बुक्स उठाओगे उतने ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। फिर भी 5-6 हमने इसलिए लिख लिए कि अगर कहीं पे लिखने को आता है तो हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, टिल देन पढ़ते रहिए, लगे रहिए मैं आपके साथ।